इसमें से मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा जो आज पढ़ाऊंगा। बेटा तरीका एक है जो पहले समझाया है वही दोबारा तरीका है, तो डेफिनेशनें करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप, और ग्रुप के अंदर उसका क्या ट्रेंड होता है वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पहले पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने कहा था कि जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अब ये ऑपोजिट है उसके, वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, यहां पे एनर्जी खारिज होगी। फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। कहा था आपको पहले 10 एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। गुड शाबाश, क्या होता है? चलो देख के बता तो दिया आप लोगों ने। अच्छा, 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। क्या होता है? 9। तो मैंने कहा था अपने फिंगर टिप्स पे याद रखने अपने एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9वें नंबर पे आ रहा है ये, 9। तो 9वें नंबर पे आ रहा है, उसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 होने का मतलब क्या था? प्रोटॉन कितने होंगे? 9 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 9। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने करवाई है दूसरे चैप्टर में, तो शायद आपने ये टेस्ट में भी अब याद की हो। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दूसरे में कितने होंगे? 7 आएंगे। 9 है ना। अब होने कितने चाहिए थे? 8। ये आपके ना 4 चैप्टर जैसे शुरू होगा उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिट में। ऑक्टेट रूल, यानी फर्स्ट को छोड़ के बाकी सेकंड थर्ड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना पड़ेगा हमें, तो वो मैं डिटेल से वहां बता दूंगा। लेकिन आप अपने माइंड में ये रखो कि 7 इसके पास है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसके 8 पूरे हो जाए। असल में ये जो ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यहाँ पे जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, या जो आगे मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मैं इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्यों ले रहा है? ताकि इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये इसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है। बाकी 4 चैप्टर के स्टार्ट में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा मैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की? तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो फ्लोरीन का पास प्रोटॉन कितने थे? 9। इलेक्ट्रॉन कितने थे? और चार्ज कितना था इसके ऊपर? 0। अब देखो जो फ्लोरीन ये वाला ना, ये वाला फ्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 होता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएगा, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो जाएंगे? अब आगे देखो प्रोटॉन तो वही रहेंगे 9। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, और दूसरे में 8। 7 पहले थे, एक उसने हासिल किया, कितने हो गए? 8 हो गए। यहां तक क्लियर होगी? यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यही बताया ना मैंने। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? 9। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने चार्ज का आएगा? -1 का चार्ज नहीं आएगा। अब देखो जो मैंने फ्लोरीन के ऊपर लगाया, क्या लगाया है? -1 लगाया है। बात समझ आई कि नहीं? अब यहाँ पे ना तीसरी जो डिफरेंस आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ऐड होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव चार्ज आता था जब इलेक्ट्रॉन निकलता था, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों क्लियर हो रही बातें हैं? आपको समझ आ रहा है दोनों को? ठीक है, मैं इसलिए ना बड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि बाकी बच्चों को काफ़ी हद तक आता है,
और जो बी सबको समझ आ जाए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलता है उधर से। जितना बोहर ने कहा था कि जब आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन किसी बाहर से लेके अंदर दाखिल कर रहा हूँ, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ से इसके अंदर दाखिल करूंगा तो जब एनर्जी हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आती है तो रिलीज कर, अगर आपको बोहर का याद हो, जब एनर्जी हाई ऑर्बिट से शायद आज आपने याद भी किया हो तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू द इट एमिट्स द एनर्जी। तो इस केस के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूर जगह पे पड़ा हुआ है और ये इस ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी में एब्जॉर्ब होती थी, इलेक्ट्रॉनिसिटी में एनर्जी रिलीज होगी। ये बस बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। 3 पॉइंट बताए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है? चौथे नंबर पे एनर्जी मैंने कहा था ना रिलीज होती है, तो इसकी जो डेल्टा एच होगी, डेल्टा का मतलब चेंज, हीट का मतलब होता है, एच का मतलब हीट या इंथैल्पी। जो हीट खारिज हो रही है वो कितनी हो रही है? यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -328 किलो जूल पर मोल है। तो ये आपने बोर्ड में लिखनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है। देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी वो जो कि रिलीज होती है, निकलती है। मैंने यही कहा था ना, इलेक्ट्रॉनिसिटी में एनर्जी रिलीज होती है, अमिट होती है। कब? जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, देखो वही बात नहीं कर रहा जो मैं पहले समझा चुका हूं आपको। किसके अंदर? इन द आउटर मोस्ट शेल, अंदर वाले शेल में नहीं, बाहर वाले शेल में करना है आपने, ठीक है? वैलेंस शेल में। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसिस एटम, आइसोलेट का मैंने बताया था जो सबको अलग किया गया हो। जिस तरह आपको होता है ना कोरोना के अंदर आइसोलेट करते थे, उसको हर एक से अलग कर देना। तो आपने फ्लोरीन को सबसे अलग कर देना है और फ्लोरीन को गैसियस हालत में रखना है। किस हालत में रखना है? गैस की हालत में रखना है। उसको आपने सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं रखना। फिर ये एक्सपेरिमेंट करना है। मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं कि एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन जब हम दाखिल करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। और वो कितनी होगी ये आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है और साथ ही आपने एग्जांपल देती है डेल्टा एच इक्वल टू -328 किलो जूल पर मोल। यहाँ तो कोई बात समझ तो नहीं आई? तो ये इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह रटा लगाना है। डेफिनेशन और एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ट्रेंड के ऊपर। कहाँ पे आते हैं? अच्छा, ये 2 बातें देख लो। इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसके अंदर, एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंडोथर्मिक तो था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गुड, शाबाश। एक्सोथर्मिक का जिसमें एनर्जी खारिज हो रही हो। आयनाइजेशन एनर्जी में था एंडोथर्मिक, एनर्जी अब्जॉर्ब करता था। एक्सो का मतलब एनर्जी बाहर निकालता है, एग्जैक्ट करता है, ठीक है? एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, बाहर निकाल देना, ठीक है? क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। तो इन्हीं बातों को आपने लिखना है और ये बोर्ड में डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आपने लाजमी लिखनी है। बोर्ड में ये सवाल बहुत आता है, मैंने बताया था आपको, आगे के फिर बताऊंगा। एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 5 डेफिनेशन बोर्ड में एक डेफिनेशन हर साल लाजमी आती है विद एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये बारी बारी आपको मैंने करवा दी है। अच्छा, अब आ गया ट्रेंड। ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप और पीरियड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ग्रुप के अंदर। आपको पता है ना, हालिमे की रब से फरियाद, पहला ग्रुप। वैसे इसमें ये आपने एग्जाम्पल देनी नहीं है, थ्योरी आपने लिख देनी है, लेकिन एग्जाम्पल मैं आगे जाके बताऊंगा कौन सी देनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले बहुत दफा बता दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का और पोटाशियम का 19 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर देखो 1, तो एक प्रोटॉन होगा, पहले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा ही है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 प्रोटॉन, पहले में 2, दूसरे में 1 होगा। आसान तो नहीं है? समझ आ रही है सबको?
अच्छा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा ऊपर से नीचे सारी बातें आपने वही लिखनी है जो मैं पहले बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि साइज एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखो सारे सवाल पीछे हो रहे हैं। आपका ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस वो भी इसी में आ गया, आपका ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वो भी इसी में आ गया, आपका ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी इसी में आ गया, और आगे जो पढ़ना है आपने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो भी इसी में आ गया। नहीं एक सवाल करने से 4 सवाल याद हो रहे हैं आपको। तो मैंने बनाए नोट्स इस तरह के हैं ताकि आपको मसला ना बने आपको। अच्छा दूसरा, ऊपर से नीचे शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले हाइड्रोजन के अंदर कितने शेल है? माशाल्लाह 1 है। दूसरे के अंदर कितने होंगे? 2। और तीसरे सोडियम के अंदर कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। जब एक नया शेल आएगा तो क्या होगा? उसका साइज बढ़ेगा। जब भी कोई नई चीज आप नया रोड बनाते हो तो नए रोड के लिए आपको साइज ज्यादा नहीं चाहिए? yes, तो साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, ये वजह है। अच्छा नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, इनर इलेक्ट्रॉन। ये मैंने शील्डिंग सेट में बहुत डिटेल से बताया था। आप वो सेट की वीडियो दोबारा देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। असल में शील्डिंग सेट होता है इनर इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होते हैं ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इसके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने पूरे 15-20 मिनट लगाए हैं उसको समझाने के लिए शील्डिंग फैक्ट को, ठीक है? तो इसलिए मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा। उसके शील्डिंग फैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। अच्छा उसके बाद डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान फासला कम है ज़्यादा है? बेटा इसके देखो यहाँ पे कम है। अब देखो लिथियम के केस में इसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला, और यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा साइज। जब साइज हो रहा है इंक्रीज तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता जा रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो जब डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा? ये देखो ये हो रहा ना फासला ज्यादा, ये मैं शो कर रहा हूं। तो क्या होगा? तो आगे देखो। अब आप मुझे बताओ ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा कि सोडियम का? दोबारा सुनो, ये सोडियम का न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इधर से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? क्यों हाइड्रोजन खींचेगा? उसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम होता है, जो आपके ज्यादा करीब रहता है, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होता है, उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों की ज्यादा होती है। वो बेशक आपके करीब हो ना हो, तो जो भी आपके दिल के करीब रहता है उसके दरमियान आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो दूर होते हैं उनसे कम होती है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। समझ तो नहीं आ रही बात मेरी? इस तरह की बातें सारी समझ आती हैं आपको। अच्छा जी, तो जो करीब होगा उसके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन है। अच्छा एक बात यहाँ पे कहने लगा हूं मैं। अच्छा कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, जब कोई आप इलेक्ट्रॉन अगर वो ज्यादा ताकत से खींचेगा तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, अगर कम ताकत से खींचेगा तो एनर्जी कम। अगर मैंने हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही कोई बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा ताकत से खींचेगा कि सोडियम ज्यादा ताकत से खींचेगा? हाइड्रोजन ज्यादा ताकत से खींचेगा। क्यों ज्यादा ताकत से खींचेगा? उसका साइज बड़ा छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहेगा उसको बहुत ताकत से खींचेगा। अब सोडियम का साइज बहुत बड़ा है, जहां पे जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा इधर पड़ा होगा बहुत दूर, तो क्या न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से खींच सकता है? जब उसको कम ताकत से खींचेगा तो एनर्जी भी कम ही खारिज होगी। हाइड्रोजन ज्यादा ताकत से खींचेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा खारिज होगी, और लिथियम उससे कम ताकत से खींचेगा, एनर्जी उसकी तो हाइड्रोजन की निस्बत कम खारिज होगी, और सोडियम उससे कम ताकत से खींचेगा तो लिथियम के मुकाबले में उसकी एनर्जी और कम खारिज होगी। तो आप मुझे बताओ ऊपर से नीचे जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कम हो रही ज्यादा हो रही है?
कम हो रही है। इसकी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, लिथियम की उससे कम, सोडियम की उससे कम। समझ तो नहीं आ रही बातें? तो ये बात उसने आगे बताई। अच्छा यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन मैंने बता दिया है कि वजह क्या होगी, आसान लफ्ज़ों में बताने लगा हूँ। साइज अगर छोटा होगा ना तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा, और जब ज़्यादा ताकत से खींचेगा एनर्जी भी ज़्यादा खारिज होगी। अब सबसे छोटा साइज ऊपर है तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा, एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी। नीचे साइज बढ़ गया, कम ताकत से खींचेगा तो एनर्जी कम हो गई, और साइज बढ़ गया और कम हो गई। तो ऊपर से नीचे एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है।